हुकूमत पाकिस्तान ने यह तय किया है कि वो भारत से चीनी, कॉटन, यार्न समेत और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आने वाले वक्त के अंदर इंपोर्ट करेगी। इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेड का आगाज़ हुआ है कि नहीं, ये सवाल का भी मुफस्सल जवाब आना बाकी है। लेकिन बहरहाल इन तीन चीज़ों के अंदर इमीडिएटली जो पाकिस्तान ने तय किया है कि वो इंडिया से इन चीज़ों को इम्पोर्ट करेगी। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ हमें इकनॉमिकली कितनी बेनिफिशियल है, इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और अगर हम ये नहीं कर रहे थे तो इसके नुकसानात हमें कहाँ कहाँ हो रहे थे। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे अमल के हो जाने के बाद जो सेंटिमेंट कुछ लोगों का हर्ट हुआ है, उस सेंटिमेंट का मदावा गवर्नमेंट कैसे करने का इरादा रखती है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हसन खावर साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। वेलकम टू द शो हसन साहब। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस सारी जो इनिशिएटिव है इसको आप कैसा देखते हैं, और दूसरा ये बताइएगा इसके हमें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ और कैसे हैं। जी, शुक्रिया जी। देखिए, बात ये है कि इसके जिस तरह आपने ख़ुद बात की कि दो पहलू हैं। एक इसका जो है वो सियासी पहलू है और एक माशी पहलू है। जो माशी पहलू है उसमें तो मेरे ख़्याल में फ़ायदा बड़ा क्लियर है। आपको पता है कि बड़े अरसे से शोर मच रहा था, आपने भी इस पे प्रोग्राम किए कि जो आपका धागा है, कॉटन जान है, उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी और दुनिया भर में जहाँ से हम ख़रीदना चाह रहे थे उसकी कीमतें ऊपर जा रही थी और हमारे ऑर्डर्स के आने में भी काफ़ी टाइम लगता था। ज़ाहिर है कि अगर हम हिंदुस्तान से ये मंगवाएंगे तो वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, वहाँ से ऑर्डर्स भी हमारे क्विकली आ जाते हैं और अगर प्राइसेस का डिफरेंशियल हो तो ज़ाहिर है वो फ़ायदा भी है। तो अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जी कॉटन की इंपोर्ट खोल दी जाए। पहले हम इस पे ये कह दें कि देखिए, इस वक्त कॉटन की इंपोर्ट खोलने का जो फ़ैसला है वो थोड़ा देर से हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी यार्न की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं, कॉटन की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं और जितना फ़ायदा ये पहले हो सकता था एक माह कबल, वो शायद अब उतना ना हो पाएगा। एक तो ये बात है। जो चीनी की बात की कि 5 लाख टन मंगवानी है हिंदुस्तान से, वो भी बताया जा रहा है कि कीमत हिंदुस्तान में कम है और हमारे पास ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कि हम हिंदुस्तान से मंगवाएंगे तो वो जल्दी भी आएगी, शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और हमारा फ़ायदा भी है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारी मईशत को फ़ायदा हो सकता था, उसका हमें अदराक हुआ कोविड क्राइसिस के अंदर, क्योंकि देखिए दुनिया भर में जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसकी 60% कैपेसिटी हिंदुस्तान के अंदर है। वहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं। इस वक्त भी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट जो है हिंदुस्तान का वो बना रहा है। उसके ऊपर हिंदुस्तान ने साउथ एशिया के कई ममालिक में फ्री वैक्सीन तकसीम की, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे उनसे ऐसे ताल्लुकात नहीं थे कि हम उन्हें देते। और अभी भी जो हमारे पास वैक्सीन की सबसे बड़ी डोज़ आने का कभी इम्कान है वो हिंदुस्तान से ही हमें आनी है, जो कि हमें कोवैक्स के थ्रू मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेड, अगर ये एक सिग्नल है और आहिस्ता आहिस्ता पहले सीज़ फायर हुआ, अब ट्रेड के अंदर 2-3 चीज़ें खुल गई, अगर ये मज़ीद खुलेंगी तो मेरे ख्याल में ये इस बात का इंदिया दे रहा है कि आगे जाकर ये ट्रेड मज़ीद खुलेगी। और जाहिर है कि अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे और वहाँ पे फोकस करेंगे जहाँ प्राइस डिफरेंशियल है, तो मेरे ख्याल में हमारा इसमें फ़ायदा है, क्योंकि रेट की कमी के अलावा जिस तरह मैंने पहले कहा कि शिपिंग कॉस्ट भी कम है और आपका जो लीड टाइम है वो बहुत कम है, क्योंकि हिंदुस्तान आपके बिल्कुल साथ है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर, विद इन द इंडिया आपने जिक्र किया एक वैक्सीन का, दूसरी कॉटन की बात मैं कर लेता हूँ। जो किसान है भारत का, आपने देखा होगा दिल्ली का गिराव है, आज भी वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और गुज़िश्ता कोई 5 माह होने वाले हैं ये प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। तो आपको लगता है कि भारत इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को एक सर्टन अमाउंट जो है, जो अच्छी एक तादाद है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मुहैया कर सके, नोइंग द फैक्ट कि उसके अपने कंट्री के अंदर एक मसला चल रहा है, या ये डिलिबरेटली या जान के या पुश करके कोशिश कर रहा है, एट ईज़ नहीं कर रहा ताकि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी तो ये पाकिस्तान ने इजाज़त दी है ना खोलने की, मेरा ये कितने ऑर्डर आ सकेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन देखिए ऑर्डर्स का फ़ायदा तब होगा जब हमारे प्राइस का कोई डिफरेंशियल होगा, तभी लोग मंगवाएंगे ना। जैसा मेरी अभी लोगों से बात हुई इंडस्ट्री के, उन्होंने बताया कि जी हिंदुस्तान की प्राइसेस भी अब इतनी ऊपर जा चुकी हैं इस वक्त कि वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं रही। तो मेरे ख्याल में जब ये खोलेंगे तो कुछ ना कुछ कॉटन, यार्न वगैरह ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने आपको कहा ना उस वॉल्यूम में नहीं आएगा जिस वॉल्यूम में शायद 1-1.5 माह पहले आ सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान में एक अपना फार्मिंग का क्राइसिस बना हुआ है और जाहिर है कि वो उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, लेकिन ये जो हमारे मुल्क में कॉटन क्राइसिस है इसका ताल्लुक एक ग्लोबल क्राइसिस से भी है। देखिए, एक तो जाहिर है कि हमारी अपनी क्रॉप के मसाइल थे, लेकिन दूसरा ये जो चाइना के अंदर
वो जो बेटर इनिशिएटिव ने एम्बार्गो लगाया कि हम सिंजियांग की कॉटन नहीं यूज़ करेंगे, उसकी वजह से चीन ने जो दुनिया भर से कॉटन उठाई, उस वजह से भी बांग्लादेश और इंडिया के अंदर प्राइसेस ऊपर गई हैं हर जगह। तो वो भी एक फैक्टर है। तो इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत नहीं है, इसके अंदर ग्लोबल मार्केट रियलिटीज़ भी हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर, गुफ्तगू थोड़ी सी ज़्यादा और तरफ निकल गई। सबसे पहला शायद मुझे सवाल आपसे ये करना चाहिए था। आप ये बताएं कि जो नए वज़ीर आए हैं हमारे ख़जाना, क्या ओपिनियन आपका डॉक्टर हफीज़ और हमाद अज़हर साहब के हवाले से? आप इकॉनमिस्ट हैं, बड़ी करीब से देखते हैं चीज़ों को, रिपोर्ट भी करते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट थे, हमाद अज़हर साहब एक सियासतदान हैं। मेरे ख़्याल में बुनियादी फ़र्क ये है, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको टेक्निकली शायद बेहतर मशवरा कर सकता है, कागज़ के ऊपर जमा ख़र्च जो है वो बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन उसका लोगों पे क्या असरात होगा ये ना तो टेक्नोक्रेट को पता है, ना टेक्नोक्रेट आपको बता सकता है। सियासतदान हर जमा तफरीक को सियासत के और अवाम के पलड़े में तोलता है, क्योंकि उसने कल को जाकर उनसे वोट लेना होता है। तो मेरे ख्याल में एक जो बुनियादी फ़र्क हमाद अज़हर साहब के आने से आएगा कि जितने भी आपके इकनॉमिक प्रपोजल जाएंगे, बिजली के हवाले से, बजट के हवाले से, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो अवामी आवाज़ है, क्योंकि हमाद साहब सियासतदान है, वो उन डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज होगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दे दूं कि पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले कुछ साल से जिस हालत में है, उसके लिए हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने हैं, उसके लिए हमें कुछ कड़वी गोली लेनी है। चाहे वो हम IMF का नुस्खा ले लें या हम अपना होम ग्रोन नुस्खा बना लें, वो दवाई बहरहाल कड़वी रहेगी। अगर किसी का ख्याल है कि हमाद अज़हर साहब की सूरत में कोई मिरेकल वर्कर आएगा जिसके पास जादू की छड़ी होगी और वो इस मईशत को ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। नुस्खे की तब्दीली हो सकती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अगर अपनी सेहत ठीक करनी है, मईशत की सेहत, माशी सेहत, तो कड़वी गोली किसी न किसी तरह से दवाई उतनी कड़वी रहेगी। ये चेंज हो सकता है स्केड्यूल, जिस टाइम नहीं इस टाइम पे आप खा लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये 1800 रुपये जो फिक्स की गई अमाउंट गंदम की इमदादी कीमत, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक तो ज़रूरत थी। अगर आप देखें गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है पिछले कई साल से वो इतनी बड़ी नहीं थी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, और इसकी वजह से ये है कि जब से हमारे रुपया डी वैल्यू हुआ तो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी, तो ग्लोबल प्राइसेस में और हमारे में डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा आ गया और ये थोड़ा सा एक अनरियल मार्केट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने पहले कहा कि जी 1600 1650 करेंगे, फिर 1800 करेंगे, इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और फार्मर्स को इंसेंटिव होगा कि आगे से वो अपनी क्रॉप अच्छी करें। तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंद बात है, इसको बढ़ाना ये ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है कि आपको अपने सब्सिडी स्ट्रक्चर को ठीक करना है, लेकिन आपका पहला तो ये है कि लोगों को गंदम मिले, लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले। तो मेरे ख्याल में कि ये अच्छा कदम है। बाज़ लोग कह रहे थे कि आप इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल में वो वाइज नहीं था। 1800 बहरहाल एक अच्छा मेरा ख्याल है लेवल है जिस पे हुकूमत इसको लेके गई है। सर आखिरी सवाल आपसे, शायद वो डायरेक्टली रिलेट ना करे, लेकिन आप साहिब नज़र हैं, चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट दोनों साइडों पे, पाकिस्तान में, भारत में क्या होगा, और तीसरी जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, दैट इज़ कश्मीर। कश्मीरी अवाम का क्या होगा आफ्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव ऑफ दिस, जो ये एग्रीमेंट इन्होंने किया और ये करने जा रहे हैं भारत के साथ दरामद? देखिए, बात यह है कि कश्मीर का जो मसला था वो आपको पता है कि पिछले 70 साल से एग्जिस्ट कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल के अंदर उसने एक बहुत ही बुरा टर्न लिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अपनी ट्रेड हिंदुस्तान के साथ बंद करनी पड़ी। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे पाकिस्तान को बिल्कुल अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पे बाकी दोस्त ममालिक की सपोर्ट गैदर करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए। लेकिन अक्लमंद कौमें वो होती हैं जो साथ साथ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो भी नज़र में रखें। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इसमें हमारा मईशत का इंटरेस्ट है, तो हमें बहरहाल इन चीज़ों को कंट्रोल्ड वे के अंदर खोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब हमने किसी से लड़के अपना नुकसान तो नहीं कराना। पाकिस्तान की मईशत काल हमारे सामने है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा था, ये जो आपका रेडीमेड सेक्टर था, वैल्यू एडेड, बाकी लोग रो रहे थे। तो अगर हमारा फ़ायदा होता है तो कंट्रोल्ड वे में चलना पड़ेगा। ये मसला ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप बिल्कुल हर तरफ से अपने आप को बंद करके कहें कि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इससे अपने मुल्क का नुकसान ज़्यादा होगा।
तो मेरे ख्याल में अगर आपकी मईशत अच्छी होगी, आपके लोगों से ज़्यादा आपकी बात में ज़्यादा वज़न होगा और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मौक़िफ़ को उठा सकते हैं। लेकिन बहरहाल पब्लिक सेंटिमेंट इससे डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने इस पे शोर भी मचाया है, लोगों ने प्रोग्राम भी किए हैं, तो बहरहाल हुकूमत को ये क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हसन खबर साहब मौजूद थे, हमारे इक़्तिसादियात हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।